सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम ले रहे हैं 3 इक्वेशंस का। दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ सिंपल ये कहा गया है कि आप इसका सोल्यूशन फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका तैयार करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, ये सारा यहाँ तक हमारा ए मैट्रिक्स होता है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, और ये वाला लास्ट वाला कॉलम हमारा राइट साइड में जो बी की वैल्यूज होती हैं ये वो होती हैं, दोनों मिलके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। इतना हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले 3 कॉलम्स तक हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है, और फोर्थ वाला कॉलम ऐड करने पर ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। फिर ये है कि सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी हैं, एशेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म। स्टेप्स वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो एशेलन फॉर्म तक हमारे पास आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा हो कि रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म तक जाएं फिर सॉल्यूशन फाइंड करें, वो एक अलग बात है। ठीक है, ओके जी। अब ये हमारे पास सिस्टम है, इसमें जस्ट हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार किया और इस पे सारे रो ऑपरेशन जो हमें रिक्वायर्ड थे वो अप्लाई किए। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास 1 है, उसके नीचे जीरोस बनाए, ये हमने ऑपरेशन से यूज किए हैं। उसके बाद सेकंड रो की सेकंड एंट्री हमने 1 बनाई है। 1 हमने किस तरह से बनाई है कि ये 5 था और यहाँ पर 2 है, इस 2 को और 5 को हमने यूज किया इस तरह से कि इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, तो 5 माइनस 4 करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसमें कोशिश की है कि फ्रैक्शन से बचा जा सके, वरना आप यहाँ पे 1 ला सकते थे 5 को 5 पर डिवाइड करके, फिर यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है। तो फ्रैक्शंस के साथ ज़रा कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अगर आप इजीली फ्रैक्शन से बच सकते हैं, आपको एक से ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं, तो आपको वही वाला ऑप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 बनाने के लिए 5 की जगह पर क्या ऑप्शन यूज किए हैं, R2 में से R3 को माइनस किया 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद, तो यहाँ हमारे पास 1 आ चुका है। इस 1 के नीचे अब हमने 0 बनाया, जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन था वो हमने यूज किया। यहाँ तक हमने क्या किया है कि जो 1 1 हमने बनाए हैं हर रो के लीडिंग एलिमेंट के नीचे नीचे जीरोस बनाए हैं एशेलन फॉर्म में। इसके साथ जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसको कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इसका सॉल्यूशन है। बैकवर्ड का मतलब क्या है, ये देखिए, ये लास्ट वाले रो से हमें x3 की वैल्यू मिली इक्वल टू -1। यहाँ से ये हमें मिला ये x3 का कोफिशिएंट था, x3 फिर इक्वल, और ये क्या हो गया -1। तो यहाँ से x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो ये अब हम बैक जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर हम सेकंड रो पर आए। सेकंड रो में हमारे पास रिलेशन है x2 - 4x³ और इक्वल टू 3। यहाँ पर हमने x3 की वैल्यू इसमें पुट कर दी। ठीक है, देखें बैक हम जा रहे हैं, इसमें हमने ये वाला पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू -1। ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर मैंने की हैं। ठीक है, x3 हमारा ऑलरेडी इसमें ही आ गया था, मैट्रिक्स में ही आ गया था। उसके बाद हमने सेकंड रो से इक्वेशन, उसमें x3 की वैल्यू पुट की, यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई -1। फिर हम आ गए फर्स्ट रो की तरफ। फर्स्ट रो से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी, इसमें x2 हम फाइंड कर चुके हैं, x3 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है 1। तो इस मेथड का नाम क्या है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। समटाइम ये भी कहा जा सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं इनके नीचे जीरोस की बजाय इनके ऊपर जीरो बना लेते हैं। जब हम ऊपर जीरो बनाते हैं
यहाँ सारे ये ऊपर 0 आ जाएंगे, तो हमें ये बन जाएगा x1 की वैल्यू पहले मिल जाएगी, जैसे इसमें हमें x3 की वैल्यू सबसे पहले मिली थी जो हमने अभी सॉल्व किया। तो ऊपर 0 बनाने के बाद हमें सबसे पहले फर्स्ट वाले वेरिएबल की x1 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x1 की वैल्यू को हम सेकेंड वाले में यूज़ करेंगे, तो वहाँ से हमें सेकेंड रो से सेकेंड वाले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर x1 x2 को हम थर्ड वाले में यूज़ करेंगे, तो हमारे पास थर्ड वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये उस केस में है जब हम लीडिंग एलिमेंट के ऊपर तो 0 बना लें लेकिन नीचे 0 ना बनाएं, तब हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा है तो आपने लीडिंग एलिमेंट के नीचे नीचे जीरोस बनाने हैं, और अगर फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा है तो आपने लीडिंग एलिमेंट के ऊपर 0 बनाने हैं, नीचे 0 नहीं बनाने। ओके जी, इस मेथड का एक दूसरा नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड है। ये स्टेटमेंट में लिखा होता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम वही वाला सारा बता चुकी हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू एशेलन फॉर्म इज कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो ये बैकवर्ड या फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी हम यूज करेंगे उससे उस मेथड में हमारे पास उस मेथड का नाम क्या होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, जब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने नोट करने हैं, सिस्टम के बारे में आपने बताने हैं कि ये सिस्टम कैसा था। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है लेकिन ये मैंने ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को पता हो। अभी मैं बता चुकी हूँ कि फर्स्ट वाले 3 कॉलम जो हैं ये हमारा ए मैट्रिक्स होता है, लास्ट वाला कॉलम भी ऐड कर दें ये सारा, तब हमारे पास बन जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं एशेलन फॉर्म में, वहां से हमें इसका रैंक पता चलता है। रैंक पता चलता है मींस के कितनी रोज इसकी 0 हो गई हैं, कितनी रह गई हैं। रैंक इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये हम पढ़ चुके हैं। जब हमने ए मैट्रिक्स का रैंक देखना है, हमने फर्स्ट वाले कॉलम्स देखने हैं, लास्ट वाला कॉलम छोड़ के। ठीक है, सिंपली ये याद कर लें कि लास्ट वाला कॉलम छोड़कर बाकी जो कॉलम बचेंगे वो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा। उस ए मैट्रिक्स में अगर कोई रोज 0 हो गई है तो फिर आपने काउंट करनी है नॉन जीरो रोज कितनी है, उसके मुताबिक आपने बताना है। अब ये जो करंट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें लास्ट कॉलम को छोड़ के जो हमारे पास ए मैट्रिक्स बना है, इसमें कोई भी 0 रो नहीं है। हर एक रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट है। जैसे लास्ट वाली रो में 2 जीरोज हैं लेकिन एक 1 मौजूद है जो उसको नॉन जीरो बना रहा है। सेकंड रो में वैसे 2 एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट वाली रो में तीनों के तीनों एलिमेंट नॉन जीरो हैं। इसलिए ए मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 3 ही रहा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 3। सो ए मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कैलकुलेट करना है। तो जब हमने ऑगमेंटेड पे जाना है तब हमने सारे कॉलम पिक करने हैं, लास्ट वाला कॉलम नहीं छोड़ना। लास्ट वाले कॉलम तक हमने चेक करना है क्या अब कोई नॉन जीरो रो बन रही है। अब चेक करें, नॉन जीरो रो अगर बनती है तो सबसे नीचे ही बनेगी, सबसे एंड से आपने चेक करना है। इसमें भी ये नॉन जीरो रो नहीं है, तो इसका मतलब है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है, तो उसका रैंक भी कितना आ गया, 3 आ गया। सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमने इसका कंपैरिजन करना है नंबर ऑफ अननोन के साथ। नंबर ऑफ अननोन हमें कहाँ से पता चलेंगे, ये जो हमारा सिस्टम होगा यहाँ से ही हमें नंबर ऑफ अननोन्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ अननोन हमारे पास क्या है, x1 है, x2 है एंड x3 है। 3 नंबर ऑफ अननोन्स हैं। 3 नंबर ऑफ अननोन्स हैं इस सिस्टम में हमारे पास। तो इसके मुताबिक ये बन गया कि नंबर ऑफ अननोन इज 3। अब इन तीनों का आपने कंपैरिजन करना है, तीनों को आपने चेक करना है। तीनों सेम है
ए मैट्रिक्स का रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स तीनों चीजें सेम हैं, तब हम कहेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये यूनिक है। यूनिक मीन एक ही सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। जब भी सॉल्यूशन निकल आएगा हमारे पास, किसी भी फॉर्म में आ जाए, तो वो सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, चाहे सॉल्यूशन हमारा यूनिक हो चाहे यूनिक ना हो। अब ये यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक है कि x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, बस इसके अलावा आप x1 को कुछ नहीं ले सकते। x2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, ये भी फिक्स हो गया, इसके अलावा हम नहीं ले सकते। x3 की वैल्यू -1 है, इसके अलावा हम नहीं ले सकते। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं जो एक एक वैल्यू पर ही रुके हुए हैं, उनको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके जी, सेम तरह की डिस्कशन हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म। अब रिड्यूस एशेलन फॉर्म कह दें या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड कह दें, दोनों एक ही चीजें हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर कह दें गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज करें, तब भी आपने क्या निकालनी है, रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म बनानी है। या डायरेक्टली रिड्यूस एशेलन फॉर्म कह रहे हैं, वो तो क्लियरली नजर आ जाता है ना। गॉस जॉर्डन लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म बनानी है, जो भी सिस्टम आपको गिवन हो। तो यहाँ पे हमें जो सिस्टम गिवन है 2x1 - x2 - x3 = 4 और बाकी दो इक्वेशंस हैं। अभी से ही आप अननोन चेक कर लें, इसमें अननोन हमारे पास कितने हैं, x1 x2 x3, टोटल 3 अननोन्स हैं इस सिस्टम में। ओके जी, आगे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स और साथ ही जो राइट साइड पे वैल्यूज होती हैं b की, वो वाली उसका कॉलम भी ऐड किया, हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे हमने सारे रिक्वायर्ड रो ऑपरेशंस यूज किए हैं इसको रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जो जो भी हमें रिक्वायर्ड थे ये सारे हम करते गए और एंड पे हमारे पास आ गई इसकी रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म। यहाँ चेक करें, ये सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारे पास इसकी कौन सी फॉर्म आ चुकी है, रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म, क्योंकि इसमें हमें रिड्यूस एशेलन फॉर्म ही बोला हुआ था। सिंपल सॉल्यूशन कह दें तो हमारी मर्जी होती है, हम रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाएं या सिर्फ एशेलन फॉर्म तक रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ये वाला क्यों यूज किया। ओके जी, ये हमारे पास रिड्यूस एशेलन फॉर्म, यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल आए। देखें फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो में x1 का कोफिशिएंट 1 मौजूद है, बाकी 0 हो चुके हैं, सो x1 = 3। इसी तरह से सेकंड रो में दो x1 की जगह पर और x3 की जगह पे 0 हो चुका है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, सो x2 = 1 आ गया हमारे पास। लास्ट वाली रो से x1 0 हो गया, x2 0 हो गया, x3 की प्लेस पर 1 कोफिशिएंट है, = 1 है। सो फर्स्ट रो से x1 = 3 हमारे पास आ चुका है, सेकंड रो से x2 = 1 आ चुका है, थर्ड रो से x3 = 1 आ चुका है। रिड्यूस एशेलन फॉर्म का ये फायदा है कि डायरेक्टली आपको वो फर्दर से कि इसमें ये पुट करें, इसमें ये पुट करें, फिर वैल्यू आएगी, वो करना नहीं पड़ता, हमें डायरेक्ट ही आंसर मिल जाता है, x1 = 3, x2 = 1, x3 = 1, जो इस क्वेश्चन के मुताबिक था। ओके, जब इसमें भी देखें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है। ए के रैंक के लिए हमने लास्ट वाला कॉलम छोड़कर बाकी वाले कॉलम्स चेक किए हैं, जो कि सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन जीरो हैं। फर्स्ट रो में भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है, सेकंड रो में भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है, थर्ड रो में भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है। तो ए मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3, so rank of A matrix is 3. Okay, now rank of augmented matrix, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए हमने सारे कॉलम चेक करने हैं, एंड तक कोई भी ड्रॉप नहीं करना। तो इसमें भी देखें हमारे पास ये लास्ट रो में ही जीरोज होते हैं ज़्यादातर, वहीं से ही हमें ज़्यादा
ये खतरात होते हैं कि कोई रो ज़ीरो हो रही या नहीं हो रही, तो इसी को ही आप चेक कर लिया करें। ये इसमें 2 एंट्रीज हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये तो वैसे ही नॉन ज़ीरो रो है, दूसरी वाली और पहले वाली भी नॉन ज़ीरो रो है। सो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितना आ गया, 3 हो गया। अननोन हम पहले देख चुके थे, वो हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। जब तीनों चीज़ें इक्वल हों तो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। और जब भी सॉल्यूशन आता है, यूनिक हो या यूनिक ना हो, सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट होता है। ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे उसको कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। ओके जी, आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लें, बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि 3 कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं जब हम किसी भी सिस्टम को एशेलन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे हमने सॉल्यूशन लिखना होता है, तब 3 कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं। नंबर 1, अभी जो हमने 2 एग्जांपल्स की हैं उसमें बाय चांस ही ऐसा आ गया कि ए का भी रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स सेम आए हैं। ए का रैंक भी 3 आया था, जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 आया था, नंबर ऑफ अननोन भी 3 थे। तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन यूनिक था। जब सॉल्यूशन आ गया जो भी शक्ल का था, सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है कि ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। ए मैट्रिक्स का रैंक भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी सेम है, लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन से कम है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने ऊपर सिस्टम किए हैं उसमें अननोन हमारे पास थे 3। फर्ज किया हमारे पास जो रैंक है वो आ जाता है 2। तो रैंक ए का भी 2 आया है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी 2 आया। जब रैंक 2 आ गया, नंबर ऑफ अननोन्स 3 थे, देन 2 इज लेस देन 3 वाली कंडीशन बन गई। उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो यूनिक नहीं होता। मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो वाला जिसमें फ्री वेरिएबल बन जाता है, उसमें लास्ट वाला जो अननोन होता है जैसे x3, वो क्या बन जाता है, फ्री वेरिएबल। और बाकी जो x1 और x2 होते हैं वो इन टर्म ऑफ x3 हम फाइंड कर लेते थे, ये पहले भी हमने किए हैं। बहरहाल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, चाहे वो यूनिक नहीं है। दोनों केसेस में यूनिक होने की शक्ल में भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक ना होने के केस में भी सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अब लास्ट वाला पॉइंट है कि जब ए का रैंक यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ही आपस में बराबर ना हो, या आपस में बराबर ना हो, तो फिर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और सिस्टम क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। लास्ट वाले केस में दोनों रैंक एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब है सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके जी, आगे हमने एक एग्जांपल ली है। इसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें 3 अननोन्स हैं, और हमने क्या करना है, इसमें डिस्कस द सॉल्यूशन डिस्कस करना है। आप जिस भी मेथड से निकाल लें, एशेलन फॉर्म से निकाल लें, रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म से निकाल लें, या इनको डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जैसे भी करना है कर लें, या वो जो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड होता है उससे भी हम कर लेते हैं फाइंड। ओके जी, यहाँ जो हम यूज़ कर रहे थे ऑपरेशंस वगैरह, उसी मेथड से हमने यूज़ किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, आगे जो रिक्वायर्ड ऑपरेशंस हैं वो सारे हमने परफॉर्म किए। इतने हमने परफॉर्म किए हैं कि इसकी एशेलन फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। इसकी एशेलन फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। देखें, जो लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं उनके नीचे नीचे ज़ीरोज़ हमने बना लिए, हम एशेलन फॉर्म तक पहुंच चुके हैं।
ओके जी, अब हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो एशेलन फॉर्म से भी हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, जब हमने नीचे जीरो बनाए हैं। अब आप रैंक देखें, रैंक हमारे पास ए का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ए का रैंक लेने के लिए हमने क्या करना है, लास्ट वाला कॉलम ड्रॉप करना है, बाकी कॉलम्स आप चेक करें। लास्ट वाला कॉलम हमने ड्रॉप किया, बाकी वाले कॉलम्स में देखें लास्ट वाली रो हमारी 0 हो चुकी है। लास्ट वाली रो हमारी 0 हो चुकी है, तो इसका मतलब है नॉन जीरो रोज एक ये और एक ये, दो बची हैं। ए मैट्रिक्स में हमारे पास नॉन जीरो रोज दो बची हैं, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। ओके जी, अब हमने फुल मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। उसके लिए हमने सारे कॉलम्स चेक करने हैं, किसी भी कॉलम को ड्रॉप नहीं करना। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये, इसका आप चेक करें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चेक करें, लास्ट वाली रो सारी की सारी 0 नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट एंट्री 1 यहाँ पर मौजूद है, जो इसको नॉन जीरो बना रही है। तो इसका मतलब है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 1 2 3, तीनों की तीनों रोज हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक। ए का रैंक आया था हमारे पास 2, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आ गया हमारे पास 3। तो इसका मतलब है कि रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक of augmented matrix. This implies that system is inconsistent, so solution does not exist. जब यहीं पे बात आ गई ना रैंक पर ही, वहीं पे ही हमने कह देना है कि ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, यहीं पे हमें सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, फिर आगे कैटेगरीज बनती हैं कि सोल्यूशन यूनिक है, सोल्यूशन यूनिक नहीं।